है वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज बारी है फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रैक्टिस सेट 4 के सॉल्यूशन की। तो प्रैक्टिस सेट 4 लेकर हम हाजिर हैं और आप जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट में हमारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस होते हैं कुछ अलग हट के, और उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और फैक्ट आपके सामने आते हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूं लगभग उतने ही क्वेश्चन आप और जो बनने वाले हैं वो कर जाते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब इसमें हमने कवर किया है जो चैप्टर है फ्लूइड प्रेशर मेज़रमेंट, उस चैप्टर से हमने क्वेश्चंस रखे हैं। तो क्वेश्चंस थोड़ा हट के हैं, जो कॉमनली क्वेश्चन आप पढ़ते हैं बुक्स से उससे थोड़ा सा हट के होंगे, क्योंकि बुक से तो आप अध्ययन कर ही लेते हैं। कुछ अलग हट के हमने करवाया, ऐसा लेक्चर ही किया जिसमें कुछ नया ना सीखने को मिले। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, What is the pressure in pascals at a depth of 1 meter below the water surface? कह रहा वाटर सरफेस के नीचे 1 मीटर गहराई में प्रेशर क्या होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सभी लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू रो जी एच होता है। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। तो रो ऑफ वाटर 1000, जी का मान 9.81 और एच का मान 1 मीटर गहरा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 9810 आएगा, 9810। अब इसमें देखिए ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है 9810, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, उसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उसमें एक ज़ीरो की जगह 2 ज़ीरो हो गए हैं। तो ऑप्शन ए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था, सिर्फ आपको P बराबर रो जी एच फार्मूला अप्लाई करना था। तो अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 15 बार इक्वल्स टू पास्कल्स, मतलब कह रहा है 15 बार कितने पास्कल के बराबर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, हमको ये पता होना चाहिए कि एक पास्कल में कितने बार होते हैं, या फिर ये पता होना चाहिए कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं। तो देखिए 1 बार इज इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। क्या होता है भाई, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो पूछ रहा है 15 बार की वैल्यू, तो 15 बार बराबर 15 × 10⁵ पास्कल। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है ये वाला 1.5 × 10⁶ पास्कल। 1.5 × 10⁶ पास्कल किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था प्रेशर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ ए नॉन मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड द। नॉन मूविंग फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, फ्लूइड एट रेस्ट। तो फ्लूइड एट रेस्ट जो होता है, तो उस कंडीशन में किसी पॉइंट पे जो प्रेशर कहलाता है वो कौन सा प्रेशर कहलाता है, आप जो निकाले हैं अभी P बराबर रो जी एच, तो ये कौन सा प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड यूजिंग अ मैनोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तार्किक क्वेश्चन है। देखिए व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड्स आर मेजर्ड यूजिंग ए मैनोमीटर, मतलब कह रहा है कि किस प्रकार के लिक्विड का प्रेशर हम मैनोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है हैवी लिक्विड्स, मीडियम लिक्विड्स, लाइट लिक्विड्स, हैवी एंड लाइट लिक्विड्स। तो अब आप जानते हैं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो होता है उसकी डेंसिटी नापे जाने वाले फ्लूइड की डेंसिटी से काफ़ी अधिक होती है। हैवी फ्लूइड होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो वो क्या होगा, लाइट फ्लूइड हो जाएगा, सीधी सी बात। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which among these devices are the best suited for the measurement of high pressure liquids with high accuracy? तो देखिए मैंने जो पढ़ाए हैं वो मैनोमीटर्स पढ़ाए हैं, लेकिन इसमें जो दिया गया है वो सारे मैकेनिकल गेजेस दिए गए हैं, मैकेनिकल या फिर जो भी मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो दिए गए हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट आपको ये याद रखना है। तो अगर कहीं भी हाई प्रेशर और हाई एक्यूरेसी की बात कर दे तो मैंगानीन वायर प्रेशर गेज एक होता है, वो काम आता है, मैंगानीन वायर प्रेशर गेज। तो ऑप्शन सी इज इक्वल टू इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है डिफाइन विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी को आप डिफाइन करना है। कह रहा है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या है सही है? अगला ऑप्शन देखते हैं, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एयर, कुछ हद तक सही है। फिर अगला ऑप्शन कह रहा है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। फिर आखिरी ऑप्शन है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ हीट, नहीं, हीट नहीं होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एयर होता है, मगर उससे बेहतर ऑप्शन क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। मतलब फ्लूइड के मोशन का जो अपोज करता है, जो रेजिस्टेंस डेवलप करता है, वही कहलाता है विस्कोसिटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। फिगर देखिए, कह रहा है कि एक बीकर है और उसका ऊपरी सिरा क्या है, एटमॉस्फेयर में ओपन है। इफ़ द प्रेशर एट पॉइंट्स ए बी एंड सी एज शोन आर पी ए पी बी एंड पी सी रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिलेशन कनेक्टिंग द थ्री। कह रहा है कि 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक ऊपर पॉइंट है और 2 बेस में है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी ए पी बी एंड पी सी, यानी प्रेशर जो अलग अलग पॉइंट पे हैं, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो मैं फिगर देखिए पहले ड्रॉ करता हूँ। फिगर में क्या दे रखा है भाई, ये कोई बीकर है और इसमें ये यहाँ पे ए पॉइंट दिया है, यहाँ पे बी पॉइंट दिया है और यहाँ पे सी पॉइंट दिया है। तो अगर इसका प्रेशर पी ए है और इसका प्रेशर पी बी है और इसका प्रेशर पी सी है, तो कह रहा व्हाट इज़ द करेक्ट रिलेशन। अब देखिए, इस पॉइंट पे प्रेशर तो अलग होगा, अब इसकी हाइट कम, इसलिए इसका प्रेशर भी कम होगा, यानी कि पी ए का मान सबसे कम होगा। ठीक, उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं तो पी बी है सबसे नीचे हिस्से में, यानी कि इसकी ऊंचाई के बराबर इसमें प्रेशर पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी बी इज़ ग्रेटर देन पी ए होगा। ठीक, पी बी इज़ ग्रेटर देन पी ए। अब कह रहा है पी सी का प्रेशर, तो पी सी का प्रेशर देखिए भाई, हाइड्रोस्टैटिक लॉ में जो हमने पढ़ा था, तो प्रेशर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल जो डिस्टेंस चली गई होती उस पर डिपेंड करता है, ना कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे, ना कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या मेज़र की जाती है भाई, इसमें शामिल है वर्टिकल डिस्टेंस। तो जितना प्रेशर बी का होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, सी का। तो प्रेशर पी इज इक्वल टू प्रेशर सी, और प्रेशर ए का प्रेशर सबसे कम होगा। यानी इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी नहीं हो सकता, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी ग्रेटर देन पी सी नहीं हो सकता, पी ए इज़ लेस देन पी बी इज़ लेस देन पी सी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पी बी और पी सी आपको बराबर लेने हैं। तो ये आपको पहले और लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पी ए का प्रेशर इन दोनों पॉइंट के प्रेशर से कम होगा। तो ये बेस्ट सूटेड ऑप्शन है आपका डी, पी ए इज़ लेस दैन पी बी इज इक्वल टू पी सी। ठीक, तो पी ए इज लेस दैन पी बी इज इक्वल टू पी सी, दोनों एक ही आधार पे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, पी बी बराबर पी सी, और इन दोनों प्रेशर से पी ए का मान कम होगा। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग हट के है। अ बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड अप टू हाइट एच इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, वन ऑन द free surface and one at the base as shown, such that the minimum distance between the two is L, what will be the pressure at point B। देखिए, जो फिगर आप देख पा रहे हैं तो उसमें एक दिखाई गई हाइट H, ए पॉइंट से लेके नीचे बेस तक, और उसके बाद बेस में ही दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हैं, उस पॉइंट को दिखाया गया है बी से, और ए और बी के बीच की मिनिमम दूरी वो क्या कहलाती, जो विकर्ण होगा उसका मान दिया है एल। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अभी मैंने बताया कि प्रेशर जो लीनियरली, यानी प्रेशर हॉरिजेंटल नहीं वेरी करता है, प्रेशर कैसे वेरी करता है, वर्टिकल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो वर्टिकल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ए पॉइंट के सीधे आप नीचे आ जाएंगे तो एच डिस्टेंस नीचे आ जाएंगे, मतलब वहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर एट पॉइंट बी भी होगा। तो आप जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो H डिस्टेंस आप नीचे आए हैं तो P बराबर रो जी एच हो जाएगा उसका प्रेशर B पॉइंट का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बात हमेशा ये ध्यान रखिए
कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है वर्टिकल डिस्टेंस पे, ना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे। मतलब अगर सेम पॉइंट यहाँ पे लिया जाए फिर उसी को हॉरिजॉन्टल चल के यहाँ पे बोल दिया जाए, गहराई उतनी ही है, तो प्रेशर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे क्या होंगे, सेम। तो ऑप्शन क्या हो जाए, 20 का करेक्ट आंसर होगा। एल से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है बीकर ऑफ हाइट इज filled with a liquid of density rho up to a certain limit. The beaker is rotated by an angle theta such that further increase in the angle will result in overflow of the liquid. कह रहा है किसी बीकर में कोई लिक्विड भरा हुआ है निश्चित ऊंचाई तक, फिर उसको थीटा एंगल टिल्ट किया गया, यानी कि थीटा एंगल क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया। और फिर कह रहा उससे अधिक अगर घुमाया जाएगा तो अब वो जो लिक्विड भरा है वो ओवरफ्लो यानी कि बाहर निकलने लगेगा, इतना आपने उसको टिल्ट कर दिया है। फिर कह रहा है इफ़ द लिक्विड सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर व्हाट विल बी द गेज प्रेशर एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे गेज प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। तो बी पॉइंट पे आपको अल्टीमेटली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालना है। तो देखिए कुछ इस टाइप से है, ठीक है। और फिर इस बीकर को थीटा एंगल मोड़ दिया गया है। तो जब थीटा एंगल मोड़ेंगे तो ये भाई ये वाली वाल ऐसी हो जाएगी और ये वाली वाल ऐसी हो जाएगी। फिर कह रहा है इतने लेवल तक पानी आ जाता है या लिक्विड आ जाता है कि अब अगर और थोड़ा सा घुमाएंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, इधर निकलने लगेगा। तो इतना एंगल आपने इसको टिल्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये एंगल का मान कितना दिया है, थीटा। ये एंगल क्या दे दिया गया है, थीटा दे दिया गया है। और ये वाली डिस्टेंस दे दी गई है एच। तो अब देखिए अगर आपको प्रेशर निकालना है एट पॉइंट बी, ये पॉइंट क्या दे दिया गया है, बी पॉइंट। तो इस पॉइंट प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जब खींचेंगे तो इस वाली लाइन पे ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 का हो गया। अब जब इतना एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। भाई ज्योमेट्री से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल थीटा हो गया। अब हमको ये डिस्टेंस पता है, ये हमको पता करनी है, तो हम क्या इसमें लगाएं, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो हम अगर लगा दें कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार, मतलब इसको ओ पॉइंट अगर मान लें और इसको ए पॉइंट मान लें, तो क्या हो जाएगा, ओ बी अपान ए बी, आधार बटे कर्ण। तो ओ बी हमको पता करना है, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ए बी कॉस थीटा, मतलब एच कॉस थीटा। और अब प्रेशर क्या होगा, पी बराबर रो जी, और हाइट कौन सी है, ओ बी। तो ये क्या हो जाएगा, रो जी और इंटू एच कॉस थीटा। तो एट पॉइंट बी प्रेशर कितना निकल के आ गया, रो जी एच कॉस थीटा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप हमेशा ये देखा करिए वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। जो इंक्लाइन डिस्टेंस होती है उससे हमें मतलब नहीं होता है, उससे हम प्रेशर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि प्रेशर वेरी करता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली, नॉट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। An arm of a teapot is completely filled with tea. Density is equal to rho. कह रहा है एक टी पॉट है, मतलब एक केतली है जिसमें चाय पूर्णतः भरी हुई है और जिसकी डेंसिटी रो है। इफ़ द आर्म हैज़ ए एंगल ऑफ एल एंड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, मतलब आर्म की लेंथ दे रखा है एल और वो 30 डिग्री पे आर्म झुकी हुई है। फिगर देखिएगा। व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, C at the mouth and D at the base of the arm। तो D और C में जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो C पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो फॉर गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 0। तो सी पॉइंट की बात हम नहीं करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना क्या है अल्टीमेटली, डी पॉइंट पे प्रेशर। तो डी पॉइंट प्रेशर निकालने के लिए हमको हाइट चाहिए, तो इंक्लाइन दे दिया है एल और हाइट हमको पता करनी है। तो देखिए टी पॉट का जो ये आर्म दिया हुआ, ये एल दिया हुआ है,
तो हमको हमको अगर इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो हमको हाइट ये वाली पता होनी चाहिए। तो ये वाली हाइट पता होनी चाहिए और ये हमको 30 डिग्री दे दिया गया है। ठीक, तो ये वाली हाइट हमको पता करनी है और ये वाली हाइट हमको पता है। इसमें लगाएंगे हम साइन थीटा। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, H/L। तो H बराबर आ जाएगा L और साइन थीटा का मान 1/2। तो H बराबर क्या आ गया, L/2। अब प्रेशर बराबर होता है ρGH। तो ρG और H का मान L/2। तो ये हो गया ρG L/2, ρG L/2। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 अप टू द सर्टेन हाइट। द प्रेशर एट द बेस ऑफ द बीकर इज Pb। इफ द लिक्विड इज रिप्लेस्ड बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अनदर लिक्विड डेंसिटी ρ2, व्हाट विल बी द प्रेशर एट द बेस ऑफ द बीकर नाउ। तो ऑप्शन आपको देखिए कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे अलग हटके है। तो इसमें आप अगर देखिए, अगर आप लगाएंगे क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला, तो क्या होगा भाई, P = ρGH। तो आप ρGH पे ही रुक जाएंगे, उसके बाद आपको नहीं आता कि क्या करना है। तो आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो फिगर क्या दे रखा है भाई, फिगर कुछ इस प्रकार से दे रखा है ये, और इसमें फ्री सरफेस दे रखा है, फिर बेस दे रखा है। ये फ्री सरफेस हो गई और ये बेस है। तो पहले केस में ये कह रहा है कि इसमें जो लिक्विड फिल किया गया है उसकी डेंसिटी क्या है, ρ1। पहले केस में क्या है, ρ1। तो इसका हम प्रेशर अगर निकालें एट पॉइंट बी क्या रखा है, बी पॉइंट कहाँ से भाई, बेस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये बी पॉइंट है। तो Pb = कितना है, Pb निकल के आएगा ρ1G और इसकी अगर हाइट मान ले h, तो ये क्या हो जाएगा h। ये Pb का प्रेशर निकल के आ गया। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर द बेस ऑफ द लिक्विड ऑफ द बीकर व्हेन फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड बाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विच इज डेंसिटी हैज़ ρ2। मतलब अब जो दूसरे केस में ये कह रहा है कि यही ऊंचाई है सेम, यही वॉल्यूम है और इसकी डेंसिटी अब हो गई ρ2, तब प्रेशर Pb क्या होगा, तो Pb बराबर ρ2 × GH हो जाएगा, ρ2 × GH। अब देखिए ρ2 GH का मान नहीं दे रखा है, दे रखा है Pb के पदों में। तो मतलब ये हम इसमें अगर ρ2 और ρ1 से भाग और ρ1 से गुणा कर दें, क्या कर दें, ρ1 से भाग और ρ1 से गुणा, तो अब देखिए ρ1 GH क्या बन गया, Pb। तो ये इस पॉइंट पे अब नया जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा, इसको आप स्मॉल से डिनोट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ρ2/ρ1 × Pb, ρ2/ρ1 × Pb। अब ये आपका ऑप्शन मिल गया डी। तो देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें और कुछ नहीं है। पहली बात में कह रहा है कि जो लिक्विड फिल है उसकी डेंसिटी ρ1 है, तो अगर ρ1 है तो बेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर h हाइट तक भरा हुआ है तो ρ1GH हो जाएगा। ठीक, अगले केस में कह रहा है उस सारे फ्लूइड को निकाल के एक दूसरा फ्लूइड भर दिया जाता है सेम डिस्टेंस से या सेम हाइट तक। भाई सेम वॉल्यूम कहा गया है तो मतलब क्या हुआ, सेम हाइट तक हो जाएगा, तो उसकी डेंसिटी ρ2 है। तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, ρ2GH। अब ρ2GH के पदों में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो ρ2GH को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया ρ1 से, तो हमको मिल गया ρ2/ρ1 × ρ1GH। तो ρ1GH क्या था, Pb था, तो ρ2/ρ1 Pb, ρ2/ρ1 Pb कौन सा ऑप्शन है, डी, ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, A beaker is filled with a liquid of density ρ1 up to the certain height. A is a point h meter downwards from the free surface of the liquid as shown. The liquid is replaced by equal volume of another fluid of density ρ2. If ρ1 is greater than ρ2, how will the pressure at point A change? कुछ नहीं करना है, फिगर भी मत देखिए आप, कह रहा वही हाइट है, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड को रिप्लेस किया गया है, तो उसकी जो डेंसिटी ρ2 है वो ρ1 से कम है।
तो सीधी सी बात है, जब डेंसिटी कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम, यानी बाद वाला प्रेशर कम होगा। तो आप ऑप्शन क्या कर जाएंगे, डिक्रीज। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। भाई जब रो2 कम है तो उसका प्रेशर भी तो कम होगा, तो यानी पहले वाला प्रेशर ज़्यादा है, बाद वाला कम है, तो चेंज क्या हो गया, डिक्रीज, मतलब प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्रेशर एट ए पॉइंट इज़ 1 मीटर ऑफ वाटर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, टेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल टू बी 0.8। कह रहा है कि अगर वाटर कॉलम में किसी प्रेशर का मान 1 मीटर ऑफ वाटर कॉलम है, तो उस कॉलम को आपको परिवर्तित करना है ऑयल के कॉलम में जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 0.8। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक कॉलम को दूसरे कॉलम में परिवर्तित करना सिखाया, क्या होता है, S1H1 इज इक्वल टू S2H2। तो S1H1 इज इक्वल टू S2H2। तो S1 अगर हम ऑयल की मान लेते हैं तो 0.8 हो गया और H1 हो गया। S2 मतलब वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है और वाटर कॉलम कितना दे रखा है, 1 मीटर, तो ये हो गया 1। तो H1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/0.8। जब इसको करेंगे हम सॉल्व तो 8 एकम 8, 2 बचा 1.25, ये हो जाएगा मीटर ऑफ ऑयल कॉलम 1.25। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, सिर्फ S1H1 इज इक्वल टू S2H2 लगा देना, क्योंकि एक कॉलम को दूसरे कॉलम में परिवर्तित करना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। अ बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू द हाइट h। इफ हाफ द लिक्विड इज रिप्लेस्ड बाय इक्वल वॉल्यूम ऑफ अनदर लिक्विड ऑफ ट्वाइस द डेंसिटी, व्हाट विल बी द चेंज इन द बेस प्रेशर। अब इस बार में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। ये कह रहा है कि एक बीकर में रो डेंसिटी वाला लिक्विड फिल है h ऊंचाई तक। तो भाई देखिए, प्रारंभ में इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू ρgh। बेस का कह रहा है तो हम रो भी ले लेते हैं, ρgh। फिर कह रहा है कि इफ़ हाफ द लिक्विड इज रिप्लेस्ड इक्वल वॉल्यूम ऑफ अनदर लिक्विड ऑफ ट्वाइस द डेंसिटी, आधे भाग को रिप्लेस कर दिया गया किससे, जिसकी डेंसिटी क्या है, 2 रो, जिसकी डेंसिटी क्या है, 2 रो। देखिए इसको फिगर बना के बताते हैं, तब आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में कह रहा है कोई एक बीकर है मान लो, फिर इसमें एक h ऊंचाई तक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक, और इसकी डेंसिटी है रो। तो हम इस केस में प्रेशर क्या लेंगे, P बराबर या P1 कह लीजिए, बेस का प्रेशर निकालने के लिए कह रहा है तो किसी भी पॉइंट पर ले लेंगे। तो मान लीजिए 1 पॉइंट है, तो इसका प्रेशर हो जाएगा ρgh। क्या हो जाएगा, ρgh। अब कह रहा है कि इस फ्लूइड के आधे भाग को, यानी कि जो ये रो है, ये रो ऊपर कर दीजिए और इसके आधे भाग को निकाल के भर दिया गया है अगला फ्लूइड जो है जिसकी डेंसिटी 2 रो, क्या है, 2 रो। तो नया फिगर जो बनेगा वो ये बनेगा। तो अब कह रहा है कि बेस पॉइंट पे जो प्रेशर में क्या चेंजेस हो गए, क्या चेंज, ये नहीं पूछ रहा कि अब बेस प्रेशर कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि बेस प्रेशर में अब कितना चेंज होगा। तो हम निकालते हैं अब नया बेस प्रेशर कितना होगा भाई, इस पॉइंट तक प्रेशर ये वाला, फिर इसके बाद प्रेशर ये वाला, तो ये हो जाएगा ρgh और प्लस में क्या हो जाएगा 2 ρgh, ये h/2 भाई अब आधी आधी ऊंचाई तक हैं, तो ρgh/2 और प्लस 2 ρgh/2, तो ये कितना हो गया भाई, ρgh प्लस 2 ρgh/2 मतलब 3 ρgh/2, ये हो गया। और ये P2 है। तो अब चेंजेस क्या हुआ, P2 माइनस P1 करेंगे, P2 माइनस P1, तो 3 ρgh/2 माइनस ρgh, तो ये हो जाएगा 3 ρgh माइनस 2 ρgh/2, तो ये हो जाएगा ρgh/2, ये परिवर्तन आएगा ρgh/2। अब देखिए ρgh/2 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज,
कैसे इंक्रीज़ हुआ? क्योंकि भाई P2 माइनस P1 हमने किया, अगर ये नेगेटिव में वैल्यू आता तो हो जाता डिक्रीज़, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या मिल रहे हैं? इंक्रीज्ड बाई रो जी एच नहीं, डिक्रीज्ड बाई रो जी एच नहीं, इंक्रीज्ड बाई रो जी एच बाई टू। देखिए इज इक्वल टू का मतलब यहाँ पे है बाई टू, ठीक है। तो इंक्रीज्ड बाई रो जी एच बाई टू, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक बार कोई बीकर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, जिसकी डेंसिटी रो है एच ऊंचाई तक, तो हम बेस प्रेशर निकाल लेंगे, रो जी एच हो जाएगा, ठीक। फिर अगले केस में कह रहा है कि उसका आधा फ्लूइड निकाल के एक ऐसा फ्लूइड भर दिया गया जिसकी डेंसिटी 2 रो है। तो जब 2 रो है और आधा निकाला गया तो फिगर बनेगा ये रो यहाँ तक और फिर 2 रो यहाँ तक, तो ये h/2 और ये h/2। तो अब बेस प्रेशर कितना होगा? ये प्रेशर अलग वाला डालेगा और इतना प्रेशर अलग डालेगा। तो इसको हमने कर दिया ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो 3 रो जी h/2 आया, और इसके बाद जब हमने P2 माइनस P1 किया तो ये फार्मूला पूरा आ गया रो जी h/2। तो चेंज कितना हुआ भाई? रो जी h/2, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। अ क्यूबॉइडल कंटेनर ईच साइड ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक, इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। ए इज 0.25 सेंटीमीटर एबव द बेस सच दैट द प्रेशर एट पॉइंट ए इज P। एट व्हाट हाइट इन सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस विल द प्रेशर बी 2P। मतलब ये कह रहा है कि एक, देखिए फिगर बनाते हैं तब आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। देखिए फिगर कह रहा है कि कोई क्यूबॉइडल बीकर है जिसमें भरा हुआ है कोई लिक्विड, तो हम, और जिसकी साइड क्या है 30। तो अगर ये 30 है तो जितनी ऊंचाई तक फ्लूइड भरा हुआ है वो भी क्या है 30, ठीक, 30 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहा है कि बेस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि बेस से ऊपर चलेंगे हम अगर, तो यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है भाई? 25 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पे कह रहा है प्रेशर का मान P है। क्या है? P। इस पे प्रेशर जो है वो P है। तो ये कह रहा है कि वो हाइट बताइए जहाँ पे प्रेशर 2P हो। तो भाई देखिए हम जानते हैं कि P बराबर रो जी एच होता है। तो जब वही फ्लूइड और वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो P किस पे डिपेंड करेगा? सीधे और सीधे H पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम 2 गुनी हाइट कर दें तो प्रेशर हमको 2P मिल जाएगा। तो अब ये नीचे से अगर 25 है तो ऊपर से देखेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो ऊपर से जब 5 है तब प्रेशर P है, तो सीधी सी बात है जब ऊपर से 10 होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? 2P हो जाएगा भाई। तो 2 गुना प्रेशर। अब ऊंचाई कितनी बची? नीचे से देखिए भाई, नीचे से कितनी ऊंचाई बची? अगर 30 है ये और 10 ये हो गई तो नीचे से बची 20। मतलब H बराबर कितना आ जाएगा? 20। मतलब बेस से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर प्रेशर कितना होगा? 2 गुना होगा। मतलब नीचे से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर प्रेशर का मान 2P के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 beakers 1, 2 and 3 of different shapes are kept on a horizontal table and filled with water up to a height h। कह रहा 3 बीकर हैं 1, 2, 3 जिनमें वाटर भरा हुआ है और वो बीकर अलग अलग शेप के हैं, ठीक। कोई अगर मान लीजिए कोई घड़े के शेप का है, तो कोई कॉनिकल शेप का है, तो कोई ट्रेपेजॉइडल के शेप का है, मतलब शेप अलग अलग है कुल मिला के। और एच ऊंचाई तक, सभी में एच ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। इफ़ द प्रेशर at the base of the beakers are P1, P2 and P3 respectively, which one of the following will be the relation connecting the three? अभी मैंने बताया कि प्रेशर जो होता है सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। ये तो पॉइंट हो गया था 1। अब दूसरा पॉइंट याद रखने वाला, ध्यान देने योग्य दूसरा पॉइंट ये है कि प्रेशर कभी भी किसी बर्तन के शेप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि P बराबर रो जी एच होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट इंक्लूड हो रही है, ना कि उसका शेप या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो प्रेशर होते हैं ये बर्तन के शेप पे निर्भर नहीं करते हैं। मतलब मैं अगर फिगर बनाऊं, मान लीजिए कि एक बर्तन कुछ इस प्रकार से है, एक बर्तन कुछ इस प्रकार से है
और एक बर्तन कुछ प्रकार से है, ठीक। और तीनों में सेम हाइट तक पानी भरा गया है, तीनों में सेम हाइट तक पानी भरा गया है। तो भैया मैंने ये कहा कि ये शेप पे प्रेशर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे निर्भर करता है। तो जितना प्रेशर इसमें होगा बेस पे, उतना प्रेशर इसमें होगा बेस पे, और उतना ही प्रेशर इसमें होगा बेस पे। तो अगर इनके मान P1 और P2 और P3 दे रखा है, P1 P2 और P3, तो इनमें रिलेशन हो जाएगा भैया P1 बराबर P2 बराबर P3, क्योंकि ये शेप पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, P1 बराबर P2 बराबर P3। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? hydraulic press has a ram of 30 centimeter diameter and a plunger of 2 centimeter diameter. It is used for lifting a weight of 35 kilonewton. Find the force required at the plunger. जैसे मैंने हाइड्रोलिक जैक का फॉर्मूला बताया था कि F2 अपान F1 इज इक्वल टू A2 अपान A1, तो वही फार्मूला आप लगाएंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ इसका ऑप्शन बता देता हूं कौन सा सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ़ फ्लूइड इज एट रेस्ट इन कंटेनर ऑफ ए नैरो माउथ एट अ सर्टेन कॉलम हाइट एंड सेम फ्लूइड इज एट रेस्ट एट सेम कॉलम हाइट इन ए कंटेनर हैविंग ब्रॉड माउथ। कह रहा कि दो बर्तन हैं, एक का ऊपरी मुंह जो है, उसका माउथ जो है वो काफ़ी नैरो है, और दूसरे का ऊपर का माउथ काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ा है। विल द प्रेशर बी डिफरेंट एट सर्टेन डेप्थ फ्रॉम फ्लूइड सरफेस। कह रहा है क्या फ्लूइड की निश्चित सरफेस से निश्चित ऊंचाई पर अगर आएंगे तो क्या दोनों में प्रेशर डिफरेंट होगा? तो क्या कह रहा है? प्रेशर विल बी सेम फॉर बोथ। जी बिल्कुल, यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर सेम हाइट पे ले रहे हैं तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या होगा? सेम। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्रेशर विल बी द सेम फॉर बोथ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वी कैन ड्रॉ मोहर सर्किल फॉर ए फ्लूइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सोम का रिलेशन कर दिया है फ्लूइड मैकेनिक्स से, तो ऐसा एकदम नया क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, आप कोई ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है? वी कैन ड्रॉ मोहर सर्किल फॉर ए फ्लूइड। कह रहा है मोहर सर्किल का डिज़ाइन हम किस फ्लूइड के लिए कर सकते हैं? विच इज़ आइडियल फ्लूइड, जो कि एक आइडियल फ्लूइड है। विच इज़ एट रेस्ट, जो कि एक रेस्ट में है। विच इज़ इन मोशन, जो कि मोशन में है। फॉर फ्लूइड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोहर सर्किल खींचते किसके लिए हैं। तो भैया मोहर सर्किल उसके लिए खींचते हैं जहाँ पे शेयर स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता करना हो कि स्ट्रेस किस प्रकार से चेंज होता है। तो स्ट्रेस कब चेंज होगा? अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो जब तक वो रेस्ट में है, जब तक मोशन नहीं कर रहा है, तब तक उसमें शेयर स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होगा भाई? ठीक है, तो विच फ्लूइड इज़ रेस्ट, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। पहला ऑप्शन दिया रहा है कि विच इज़ आइडियल फ्लूइड। भाई आइडियल फ्लूइड के लिए मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी जीरो होती है। जब विस्कोसिटी जीरो होती तो शेयर स्ट्रेस भी जीरो होता है। तो जब उसमें शेयर स्ट्रेस जीरो ही हो गया तो उसके लिए क्या हम मोहर सर्किल खींच सकते हैं? जब वहाँ पर कोई स्ट्रेस है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा आपका कैंसिल हो गया? ए और बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगला कह रहा है विच इज़ इन मोशन। जी, अगर फ्लूइड मोशन में है तभी उसमें शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, तब हम मोहर सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन। कह रहा है फॉर फ्लूइड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप ये सोचेंगे कि ये भी मूव कर रहा है, तो ऑप्शन इसके दो करेक्ट हैं, तो आप कौन सा करेक्ट करेंगे? तो देखिए एक बात गांठ बांध लीजिए कि एनालिसिस मेथड के लिए एनालिटिकली जब कोई फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो कंसीडर किया जाता है एट रेस्ट। अगर कोई फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको एनालिटिकली लिया जाता है एट रेस्ट। तो ये भी क्या हो गया? एट रेस्ट हो गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। विच इज़ मोशन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें नई चीज़ आपने क्या सीखी? नई चीज़ आपने ये सीखा कि अगर कोई फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको ट्रीट किया जाता है एज रेस्ट, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है मूव, तो उसमें भी शेयर स्ट्रेस का मान क्या होगा? जीरो। और शेयर स्ट्रेस का मान जीरो किस में होता है भाई? फ्लूइड एट रेस्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
20 नंबर कह रहा है कैलकुलेट द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वाटर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सरफेस। देखिए अब इसमें भी ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है फ्लूइड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप अगर नहीं जानते होते इससे पहले, मैंने जब बताया इससे पहले जब आप नहीं जानते होते कि फ्लूइड अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसको एट रेस्ट लिया जाता है, तो आप ये ऑप्शन क्या टिक करते, सिंस फ्लूइड इज इन मोशन वी कैन नॉट एनालाइज। आप ये ऑप्शन करेक्ट करके आते, मतलब ये कहते कि फ्लूइड मोशन में है इसलिए हम वहाँ पे प्रेशर नहीं निकाल सकते। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ना तो डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि फ्लूइड मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये ट्रीट करेगा फ्लूइड एट रेस्ट। और फ्लूइड एट रेस्ट के लिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो P इज इक्वल टू रो कितना दे रखा है भाई, वाटर है 1000 हो जाएगा, जी का मान 9.81 हो जाएगा और ऊंचाई का मान h का मान 5 हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर आएगा, क्या 49 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आंसर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, बैरोमीटर यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ इट्स प्रेशर कैलकुलेशन। प्रेशर कैलकुलेशन के लिए कह रहा है बैरोमीटर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करता है। तो बैरोमीटर आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, और बैरोमीटर का डिज़ाइन हमने क्या बताया था, टॉर्सेली नामक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने एक सिंपल ट्यूब डिज़ाइन की थी और उसको HG में डुबोया था, तो वहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र किया था। तो वो कैसा था, फ्लूइड एट रेस्ट था। ठीक, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। ये वर्ड आपको थोड़ा नया लग रहा होगा क्योंकि मैंने इसकी चर्चा नहीं की है इसकी, अभी मैं इसकी चर्चा भी करूंगा। अगला ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो जी ये भी बात सही है, फ्लूइड एट रेस्ट हो चाहे हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहे तो ये दोनों प्रिंसिपल सेम हैं, क्योंकि फ्लूइड एट रेस्ट है तो वहीं पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ काम करता है। तो बैरोमीटर हो चाहे मैनोमीटर हो ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ पे ही काम करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन एक और मिल रहा है, फ्लूइड एट रेस्ट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद ऑप्शन बी पे विचार करते हैं, यह कह रहा है प्रेशर ग्रेडियंट। तो हमने एक हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, dP बाई डी जेड इज इक्वल टू माइनस का रो जी। तो जो dP बाई डी जेड होता है यही कहलाता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या कहलाता है भाई, प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे होता था वेलोसिटी ग्रेडियंट वैसे होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता था, du अपान dy, मतलब दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। और इसमें क्या होगा, दूरी dz, दूरी के सापेक्ष प्रेशर में परिवर्तन। तो ये भी क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट के प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है क्योंकि यही है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। तो तीनों बातें सेम है, चाहे कहे फ्लूइड एट रेस्ट, चाहे कहे प्रेशर ग्रेडियंट, चाहे कहे हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तीनों प्रिंसिपल सेम हैं और इन्हीं पे काम करता है बैरोमीटर या मैनोमीटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। देखिए ऑल ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव जो ऑप्शन जुड़ा होता है तो उसमें सारे के सारे ऑप्शन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए पीजोमीटर ट्यूब इज इन। कह रहा पीजोमीटर ट्यूब से अगर प्रेशर जो मेज़र किया जाता है वो किन पदों में होता है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, हेड ऑफ लिक्विड में होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज होता है। तो देखिए आपको इसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पीजोमीटर ट्यूब क्या होती है, सिंपली एक ट्यूब होती है जो किसी वाटर फ्लो पाइप में ऐसे ही लगा दी जाती है और उसमें वाटर चढ़ जाता है। तो वो चढ़ता है और उसी को मेज़र करके हम प्रेशर बताते हैं। तो वो चढ़ता है मतलब क्या, हाइट। तो हाइट या हेड ऑफ लिक्विड, इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं बताता, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं बताता, ये सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफ लिक्विड में बताता है कि कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में समझा देता हूँ। कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब से नीचे नापा गया दाब क्या कहलाता है, सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, ऑल ऑफ दिस। तो भैया जब
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 101.325 किलो पास्कल, और उससे नीचे जितना भी प्रेशर मेज़र किया जाएगा उसको कहते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर या फिर वैक्यूम प्रेशर, और उसी के कारण सक्शन होता है, सक्शन जनरेट होता है, तो इसको सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर इन ए वेसल इज मेजर्ड एज 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर इट इज़। कह रहा प्रेशर का मान दिया है 45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कह रहा किस टाइप का ये प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है, गेज प्रेशर है, बोथ बी एंड सी। तो देखिए 45 किलो न्यूटन क्या है 101.325 किलो पास्कल से काफ़ी कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैक्यूम प्रेशर है। क्या है, वैक्यूम प्रेशर, और उसी को कहते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर, या फिर चाहे वैक्यूम प्रेशर हो तो उसको भी नापा तो जाएगा गेज प्रेशर के ही पदों में, तो इसको वैक्यूम प्रेशर भी कहेंगे और गेज प्रेशर भी कहेंगे। तो इसलिए अब क्या कहते हैं, इसको हम सी ऑप्शन, सॉरी बी और सी, इसके ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, वैक्यूम प्रेशर और गेज प्रेशर। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन की हमारी सीरीज रहती है, तो 25 यानी लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, तो 101.325 psi, 1.01 psi, 14.7 psi, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो psi 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बताया है 14.7 psi के बराबर होता है, यानी 14.7 psi। तो ये फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन था, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एफपीएस सिस्टम में होता है कितना होता है 14.7 psi। तो इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन 25 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें, और जितने मैंने एक्सप्लेनेशन दे के फैक्ट्स बताए हैं उन फैक्ट्स को रिमाइंड करके कहीं पे अलग नोट कर लें, जो भी आपने आज नया सीखा है, जो लेक्चर देते वक्त मैंने नहीं बताया था या लेक्चर में आपने नहीं पढ़ा है। और इसी के साथ अब इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पे करते हैं समाप्त। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस प्रैक्टिस सेट को आपके संपर्क में जितने आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब के लिए या जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।